हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का एमसीक्यू है, इतिहास का एमसीक्यू और ऑप्शनल। इसमें आपका स्वागत है। और मैं आपको ये बता दूं कि एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही सहायक तो होता ही है, साथ साथ में आप नोट्स पढ़ें, जो मेन वीडियो है कंसेप्चुअल उसको आप देखें। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और क्या कह रहे कि ऋग वैदिक सभ्यता और धार्मिक आंदोलन, ये सब जो अलग अलग वीडियोस है उस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर करें और प्रैक्टिस सेट करते रहें, बार बार करें, तभी ये याद रहता है। हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि मैथ की तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ की तरह होता है, इसका मतलब है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में हुआ, 1922 में हुआ। यहाँ उत्तर भी है। तो और आप जानते हैं मोहनजोदड़ो, ये क्या कह रहे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो मशहूर शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। इसका सही उत्तर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण, लौह युग, लौह कालीन और तृतीय कांस्यकालीन। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता कैल्कोलिथिक एज कहलाती है। क्या कहलाती है? अब आपको बताते हैं। कांस्यकालीन यानी कैल्कोलिथिक एज कहते हैं इसको, कैल्कोलिथिक। अब इसमें आप ये समझिए कि कैल्कोलिथिक में लास्ट स्टेज है, लौह कालीन से पहले है। लौह कालीन स्टेज से पहले है लोहा, बाद में करीब करीब सिंधु घाटी सभ्यता जो है लोहा का आविष्कार 1000 ईस्वी पूर्व के करीब हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता और पुरानी सभ्यता है। चलिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला। पहला ही उत्तर सही है। ये क्वेश्चन खूब आते हैं। और आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार थे। सिंधु घाटी मैट्रिअर्कल थी, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, क्योंकि मातृ देवी की पूजा वहां होती है, आपको पता है। तो मैट्रिअर्कल इसको बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश में भी आप लोग का टर्म सही होना चाहिए, उससे यह है कि कंपटीशन में आसानी होती है। सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन था। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, पहला ही ऑप्शन है। लेकिन पशुपालन भी था, व्यापार भी था, लेकिन सर्व प्रमुख बता रहा है, मुख्य पर ध्यान दीजिए, तो एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मान्य किस देवता को आर्य लोगों ने अपनाया? पशुपति की पूजा होती थी। आगे आइए। हड़प्पा सभ्यता का धर्म क्या था? देखिए, बहुदेवतावादी, एकत्ववादी, प्रकृति पूजक, शक्ति का उपासक। एकत्ववादी थे, यानी एकेश्वरवादी। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग जौ, राई, कपास और तंबाकू। सही उत्तर है, तंबाकू को नहीं जानते थे। आपको मैं ये बता दूं कि राई और जौ था, कपास तो खास तौर से सिंधु का पहचान है। तो तंबाकू इसका सही उत्तर है। तंबाकू से परिचित नहीं थे और लोहा से भी। आप सिंधु सभ्यता का विनाश किसी विदेशी असभ्य जाति के आक्रमण के कारण हुआ। इसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? इसके प्रमाण मिले चनहूद्रों में। डायरेक्ट आंसर पे जाइए, क्योंकि ये तथ्यपरक उत्तर है। तथ्यपरक में ऑप्शन की खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर जाने तो ये ज्यादा बेहतर है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति बनी है। कांस की, न चांदी की, न सोना की, न पाषाण की। पाषाण मतलब पत्थर का, अभी बताया आपको कांस, इसलिए ये एज कैल्कोलिथिक एज है, यानी कांस्यकालीन। आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। बहुत मशहूर सवाल है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो में मिला कुबर वाला बैल किस पर अंकित किया गया है? ये कुबर वाला बैल मिला था मोहनजोदड़ो में, ये ताम्रपत्र पर अंकित है। लिंग पूजा का आरंभ कब से हुआ? लिंग पूजा का आरंभ हड़प्पा काल से हुआ। किस पशु को हड़प्पा के अधिकांश मोहरों पर उत्कीर्ण किया गया?
सांड, अभी बात हुई थी, सांड सांड कुबर वाला बैल। आर्यों की मुख्य देन क्या है? आर्यों की मुख्य देन है साहित्य, जाति प्रथा नहीं, दर्शन नहीं, कला नहीं, साहित्य। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं। इंद्र, इंद्र पे काफी सुक्ति है, इंद्र ही है 250। ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन का आधार था गोत्र, गोत्र था, गोत्र ही था सामाजिक संगठन का आधार। और आगे बढ़िए, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु, सिंधु को पवित्र मानते थे। भारतीय आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ आप जानते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसमें है। वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग उपनिषद को कहते हैं। इसमें उस फिलॉसफी होती है, इसमें फिलॉसफी होती है। वेदांग उपनिषद को कहते हैं, इसमें दर्शन होता है, फिलोसोफी यानी दर्शन, विचार। आर्य साहित्य की भाषा थी, आर्य साहित्य की भाषा संस्कृत थी, आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है? ब्रह्म वेद, अथर्ववेद को कहा जाता है ब्रह्म वेद। डायरेक्ट आंसर पे याद कीजिए। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य और मेरी माँ अनाज पीसने वाली है, बहुत मशहूर स्टेटमेंट है। ऋग्वेद के नए मंडल में किसका कथन है? ऋग्वेद के नए ऋषि अंग्रिस का कथन है, ये ऋषि अंग्रिस। आगे ये गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री का ऋग्वेद में उल्लेख है। गायत्री, गायत्री, त्री से ऋग्वेद। आगे ये वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या है 33, 13, 23, 33, 53, तो 33 सही आंसर है। महाजन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? महाजन का शतपथ ब्राह्मण, महाजन शतपथ ब्राह्मण में। आगे बढ़ा जाए, शतपथ ब्राह्मण कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था? बहुत आसान है, राजसूय यज्ञ। देखिए राजसूय यज्ञ क्लियर है, राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक के समय होता था। और अश्वमेध, इसमें घोड़ा दौड़ाया जाता था। वाजपेयी रथ यात्रा होता था, ये वाजपेयी यज्ञ। चलिए, पाणिनि का संबंध किससे था? पाणिनि का संबंध व्याकरण से, बहुत बड़ा व्याकरणविद थे वो। सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है? मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, 4 प्रकार है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कर्म ऐसे है, धर्म 1 नंबर में, दूसरे में अर्थ, तीसरे में काम और चौथे में मोक्ष। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्रमुख है। किस संस्कृत साहित्य की रचना को आदि काव्य कहा गया है? संस्कृत रामायण, रामायण को आदि काव्य कहा गया है। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है? महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। हम आपको ये बता दें कि हिंदू धर्म में सर्वाधिक पढ़ने वाली पुस्तक भगवत गीता, ये भगवत गीता, श्री भगवत गीता, ये महाभारत का ही पार्ट है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया? जैन धर्म में आदिनाथ ऋषभदेव को कहा गया। ये पहले हैं ऋषभदेव, सबसे पहले गुरु हैं जैन के। महावीर स्वामी किस कुल के थे? महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को कहा जाता है पीटक, पीटक। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को पीटक कहा जाता है, त्रिपीटक होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। और बुद्ध का जन्म आपको पता है लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ। दोनों को, हर चीज को ध्यान में रखिए। सारनाथ में शिक्षा दी थी, नालंदा में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया? महावीर स्वामी ने साल के वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया, जबकि महात्मा बुद्ध ने किस दरख्त के नीचे निर्वाण प्राप्त किया? ये आपको लिख दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे बढ़िए। अंतिम जैन सभा कहाँ हुई थी? अंतिम जैन सभा वल्लभी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में है। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में। और जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, जिसमें प्रथम है ऋषभदेव, अंतिम में महावीर। आगे आइए और आप बताएंगे जैन धर्म के, आपसे पूछ रहा हूँ, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है? ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है? और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैन धर्म के भारतीय दर्शन को
मूल देन क्या है? महत्वपूर्ण देन है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। लुम्बिनी किस घटना से संबंधित है? लुम्बिनी अभिलेख है, ये बुद्ध के जन्म की बात इसमें की गई है। महात्मा बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। बौद्ध। और आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुई थी कुशीनगर में, यानी मृत्यु हुई। सारनाथ में प्राप्त मूर्ति किसकी है? सारनाथ में प्राप्त मूर्ति गौतम बुद्ध की है, महात्मा बुद्ध की है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक कथा महात्मा बुद्ध से, इसमें 550 बार महात्मा बुद्ध के जन्म की कथा है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? आप बताइए। सारनाथ प्रथम उपदेश, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। महायान संप्रदाय का शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र था। महायान का शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, सांची का स्तूप। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक गोशाल। आजीवक का गोशाल। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? अशोक के। आप बताइएगा, प्रथम किसके शासन काल में हुई? कमेंट बॉक्स में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? और द्वितीय किसके शासन काल में हुई? और चतुर्थ किसके शासन काल में हुई? अष्टांग मार्ग की अवधारणा किस ग्रंथ में है? धर्म अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। पूर्व मौर्य काल में व्यापार का वो केंद्र कहाँ था जहाँ से वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी? व्यापार का केंद्र था भिरगुकच। भिरगुकच ये गुजरात में है। पूर्व मौर्य काल का प्रतिष्ठित नगर नहीं था। पूर्व मौर्य काल का प्रतिष्ठित नगर नहीं था मथुरा, जबकि उज्जैनी, वैशाली और भिरगुकच था। ध्यान रखिएगा। पूर्व मौर्य काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के चलाए गए? सर्वाधिक सिक्के चलाए गए चांदी के। मौर्य काल से पहले की बात हो रही है। शलाकाएं क्या थी? शलाकाएं चांदी के मुद्रे। शलाकाएं क्या थी? चांदी के मुद्रे। मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण कौन था? निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? गुप्त काल में अधिकांश भाषाएं आपको संस्कृत में लिखी गई है। रघुवंश नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित गई? कालिदास। बहुत आसान है। मृच्छक टिकम शूद्रक और रघुवंशम कालिदास। याद कर लीजिए। कालिदास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम विश्व प्रसिद्ध, बहुत मशहूर है। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। किसने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद? इसको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट बहुत बड़ा गणितज्ञ था। वराहमिहिर किस क्षेत्र के लिए है? वराहमिहिर किस विषय का महान व्यक्ति था? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और सुश्रुत किस विषय का था? पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, यह बात सर्वप्रथम किसने बताई? ब्रह्मगुप्त ने। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति किसने बताई? ब्रह्मगुप्त ने। निम्नलिखित ग्रंथों में औषधि विज्ञान कौन सा ग्रंथ है? औषधि विज्ञान नवनीतम। औषधि विज्ञान है। और देखिए, सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी है। विरत संहिता ये भी मैथ और एस्ट्रोनॉमी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक बहुत मशहूर है, ये भी हिंदू इंग्लिश अनुवाद हुआ था। विष्णु शर्मा की है किताब, याद कर लीजिए। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। आगे बढ़िए। चंद्रवरदाई का ग्रंथ है राजतरंगिणी। पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई। राजतरंगिणी किसका है? ये आप आंसर करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक पहला अक्षर बता देता हूँ। प्रबंध चंदोय का लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र। प्रबंध चंदोय का लेखक कृष्ण मिश्र है। मोरोत्तुंग की कीर्ति है। मोरोत्तुंग की कीर्ति कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। रट जाइएगा, आता है।
तिलक मंजरी ग्रंथ लिखा था, तिलक मंजरी ग्रंथ लिखा था धनपाल ने। और हला युद्ध ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हला युद्ध ने लिखा मृत संजीवनी हला युद्ध ने लिखा था। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। नौषधि चरित ग्रंथ, नौषधि चरित किसने लिखा? श्री हर्ष ने लिखा। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए किस रानी ने जौहर किया? पद्मिनी ने। बहुत मशहूर है पद्मिनी का। हिंदी साहित्य में भी विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैत शंकर। राजपूत काल में स्थापित कला का गौरव कौन सा मंदिर बना? राजपूत काल में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थापित कला का गौरव था। आगे आइए, उत्तर रामचरित किस महाकवि की रचना है? उत्तर रामचरित भवभूति बहुत मशहूर है। महाकवि माघ ने किस ग्रंथ की रचना की? शिशुपाल वध माघ की रचना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको रटना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस आप 10 बार 20 बार 50 बार करते रहें तो ये आपको याद हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंहदेव द्वितीय ने। कोणार्क का बहुत मशहूर है, खूब आता है ये प्रश्न। कर्सा का अर्थ है, कर्सा का अर्थ क्या है? खुद कास्ट, जो जमीन खुद से कास्ट की जाती है, अपने से, स्वयं। राजा टोडरमल किस बादशाह का वित्त मंत्री था? राजा टोडरमल सब मशहूर है, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। हुमायूं की बहन का क्या नाम था? हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा इसने लिखा था। गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब लिखी थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मध्यकालीन भारत में किस महिला ने दिल्ली पर शासन किया? मध्यकालीन भारत में किस महिला ने दिल्ली पर शासन किया? यह भी बहुत मशहूर है, रजिया सुल्ताना, भारत की पहली भी है। और अबुल फजल ने आईन अकबरी में कितने प्रकार के आभूषण बताए हैं? 37 प्रकार के। घड़ी और चरी किस सुल्तान ने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में लगाए गए करों में कौन सा धार्मिक था? धार्मिक कर जो है जजिया था। और खम्स किस प्रकार का कर था? मैं आपको एक क्या कह रहे कि हिंट्स दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। जकात किस प्रकार का कर था? किससे लिया जाता था? किस धर्म के व्यक्ति से लिया जाता था? उसको आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में आता है। गोसाई संघ की स्थापना किसने की? गोसाई संघ की स्थापना किया चैतन्य। संत कबीर के गुरु का क्या नाम है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, मैंने भी एक एग्जाम दिया था उसमें भी आया था ये बहुत पहले। रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। आचार्य रामानुज के चौथे प्रमुख शिष्य का क्या नाम था? आचार्य रामानुज के चौथे प्रमुख शिष्य रामानंद थे। चौथे और प्रमुख शिष्य थे ये आचार्य रामानुज के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के अभी पहले गुजर चुका है कबीर। सिख धर्म की स्थापना किस संत ने थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानंद, उत्तर भारत में जो कबीर के गुरु थे। याद कर लीजिएगा अच्छे से। आचार्य वल्लभाचार्य किस देवता के उपासक थे? कृष्ण। वल्लभाचार्य कृष्ण। महाराष्ट्र में जन्म लेने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत का नाम बताइए। महाराष्ट्र में नामदेव। हाँ बताइए, चैतन्य कहाँ के थे? मैंने आपको हल्का सा हिंट्स दे दिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सूफीवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? सूफीवाद किस विचारधारा से प्रभावित है? अद्वैत वेदांत। खानवाह क्या था? खानवाह सूफियों का निवास स्थान। खिलजी वंश की कौन सी इमारत प्रसिद्ध है? अलाई दरवाजा की स्थापना किसने की? अलाई दरवाजा की मैंने हिंट्स दे दिया, और से है। अलाई दरवाजा की स्थापना किसने की? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अंगूरी महल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने अंगूरी महल का निर्माण करवाया। तुझके बाबरी में किसकी आत्मकथा है? और किस भाषा में लिखी गई थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। तुझके बाबरी आत्मकथा है बाबर की, और किस भाषा में लिखी गई थी? आगरा का लाल किला
किसने बनवाया? आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। और आप हमें ये बताएंगे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। हुमायूं के दरबार में ईरानी चित्रकार था, उसका नाम क्या था? मीर सैयद अली हुमायूं के दरबार में थे। तानसेन किस मुगल शासक के नवरत्नों में से एक थे? तानसेन बहुत मशहूर हैं। अकबर के नवरत्न में से एक थे। सारंगी का आविष्कार किसने किया? सारंग खां ने। सारंगी का आविष्कार किया सारंग खां ने। आगे बढ़िए। खुसरो ने हिंदुस्तानी वीणा और ईरानी तंबूरे से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? खुसरो बहुत मशहूर है, आपको बता दें सितार का आविष्कार किया था खुसरो ने। और आगे बढ़ जाइए। तारीख फिरोज शाही किस विद्वान की रचना है? तारीख फिरोज शाही बर्नी की। तारीख दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत मशहूर क्वेश्चन है और आता भी है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज। बचपन में मूल शंकर किस महापुरुष का नाम था? दयानंद, स्वामी दयानंद का। और आप बताएं रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और विवेकानंद का बचपन का नाम भी आप लिखेंगे। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? नरेंद्र। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां, जो अलीगढ़ एएमयू की स्थापना उन्होंने की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। शुद्धि आंदोलन किसने आरंभ किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद की ओर लौटो किसने कहा? वेद की ओर लौटो किसने कहा? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सारंगी का आविष्कार किसने किया? अभी बात हुई थी, सारंग खां ने। खुसरो ने हिंदुस्तानी वीणा और ईरानी तंबूरे से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार का। तारीख फिरोज शाही किस विद्वान द्वारा रचित है? बर्नी। तारीख दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्ला की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। बचपन में मूल शंकर किस महापुरुष का नाम था? स्वामी दयानंद। रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? नरेंद्र। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवक्ता सर सैयद अहमद खां। शुद्धि आंदोलन किसने आरंभ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद की ओर लौटो किसने कहा? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। और कब की? ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा क्वेश्चन। भारत में पुनर्जन्म, और इसको और अच्छे से जानने के लिए आप इतिहास की सीरीज को पढ़िए। इतिहास में जो सीरीज है और उसमें पॉइंट वाइज बताया गया है, उसको आप जरूर समझने की कोशिश करेंगे पढ़ने की। भारत में पुनर्जागरण का प्रभाव किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। इसमें आया था जन शिक्षा, वुड डिस्पैच आया था 1854 में। आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उत्तरदायी था मैकाले। बुनियादी शिक्षा योजना की रूपरेखा किसने बनाई? बुनियादी शिक्षा योजना महात्मा गांधी ने बनाई। निम्नलिखित पुस्तकों में से आदिकालीन पुस्तक कौन सी है? प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, 42-25 भारत दुर्दशा, रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित लेखकों में आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? गद्य का जन्मदाता भरतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बहुत अच्छी किताब है इनकी, भारत दुर्दशा। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तक है जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार मिला? वो है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए किसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला? उसका नाम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये आप लिखेंगे, मैं हिंट्स दे देता हूँ, 100 से है।
केसरी नामक पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? केसरी नामक पत्रिका मराठी भाषा में लिखी गई। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकला में आधुनिक युग का सूत्रपात कब किया? 1848। रवि वर्मा 1848। रंगों की पुजारी किस कलाकार को कहा गया? रंगों की पुजारी कहा गया अमृता शेरगिल को। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र मोहन टैगोर। तो ये रहा कुल मिलाकर के। अब हम आपको ये बता दें कि जो हिस्ट्री की मूल सीरीज है, जो आप क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता 1-2 यूनिट में है। उसके बाद वैदिक कालीन सभ्यता है, उसके बाद धार्मिक आंदोलन है। ये सब अलग अलग आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फैक्ट सारे को नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज दिया हुआ है, पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो ये जो नोट्स हैं किसको काम आने वाले हैं? जो विद्यार्थी BA में हैं, जो विद्यार्थी MA में हैं, और जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। और प्रैक्टिस कितनी बार करें, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम आप टारगेट रखिए कि 100 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा, वरना कोई भी चीज़ 2 दिन में निकल जाती है दिमाग से। तो ये कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आपका 10 बार प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।